अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज का जो सिक्स सेशन है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 132 से 133 से 137 तक। ओके, लास्ट में यहाँ तक कवर हुआ था। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें जो चैप्टर का जो नाम था, वो चैप्टर का नाम था, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि पीपल, जो लोग होते हैं वो जाहिर सी बात है इस दुनिया की मिनरल्स की तरह होते हैं। ठीक है, जैसे ये लंबा चैप्टर थोड़ा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर एक शख्स था जो कि बहुत एविल था, वो था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आने लगा तो आपने कहा कि ही इज़ अ ट्रेचरस पर्सन। ठीक है, और फिर जब वो आया तो उसके हिसाब से मतलब बात किया जैसा कि बात करना चाहिए था, और उसके बाद से फिर बताया कि नहीं, हम लोग कोई फाइट वाइट करने नहीं है, बल्कि हम लोग वी हैव कम ओनली फॉर उम्रा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तरह का जो एग्रीमेंट वगैरह नहीं साइन किया। ठीक है, कि वो शख्स ऐसा था नहीं कि जो प्रॉमिस वगैरह रखता हो। इसके बाद से फिर यही सब हुआ। ये सुलह हुदैबिया की बात हो रही है, जो हम बता दें एज ए रिवीजन जो है, उसी में बात हो रही है कि कैसे कैसे लोग शख्स आ रहे थे, बातचीत आपस में हो रही थी, फिर ये जो मतलब रिनोल्ड ट्रीटी जो साइन हुई। ठीक है, उसके बाद से फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस को देखा, और फिर कहा कि ये लोग तो ऐसे हैं कि जो एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के सोचते हैं। तो फिर जो है ऐसा किया गया उन लोगों ने कि वो शख्स जब गुजर रहा था तो उसके सामने से खूब जो है जो सेक्रीफाइसर एनिमल्स हैं, यानी जो ज़बह करने वाले जो एनिमल्स लाए गए थे, उसको दिखाए गए। ठीक है, और यहाँ तक कि वो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला भी नहीं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, जब भी इंसान जब पढ़े कहीं भी अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह कुछ भी आए तो सिर्फ रुक ना जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहे। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैफ हालकुम? बखैर। तो इससे क्या होता है कि इंसान को 10 नेकी मिलती है, और जितना जो रिवॉर्ड है इस रिवॉर्ड से हटना नहीं चाहिए। शैतान अक्सर बहका देता है और इस पे इंसान वो हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर है कि वो शख्स जो फौरन लौट गया कुरैश के पास और बताया कि ए कुरैश, ये जो है मतलब जो लोग आए सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने आए हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर लोग उसको कहने लगे तो एक सिंपल बद्दू, तो ये सब। उसके बाद फिर जो है हारिस बहुत गुस्सा हो गया और मतलब उन लोग को धमकाने लगा, ये होने लगा। ठीक है, अच्छा जो आते हैं इसके आगे बात पे जाते हैं। उसके बाद से फिर क्या हुआ, उन लोगों ने उरवा इब्न मसऊद को भेजा सक़फ़ी। तो जब वो जाते हैं उरवा, तो उसके बाद से फिर जो है उरवा जो ऐसे थे कि ऐसे शख्स थे जो जिनका बहुत ज्यादा इकराम था, बहुत उनकी इज्जत थी। ठीक है, उसके बाद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जाते हैं और अपनी बातें रखते हैं। ठीक है, उसके बाद से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है बड़ी सख्त बात कह जाते हैं। ठीक है, मतलब एकदम एकदम खतरनाक वाली गाली दे देते हैं जिससे कि लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्यों क्यों गाली ऐसी ऐसी बात देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही रिस्पॉन्स दिया था, क्योंकि उस बात ही ऐसी कही थी, उसने कह दिया था कि ये भाई आपको डेजर्ट करके आप लोग को छोड़ के चले जाएंगे, ऐसी ऐसी बात करेगा। तो ने ऐसी बात की, इतनी खतरनाक तरीके से दिया कि उसका मुंह ही बंद हो गया, कि जो है कि क्या हम लोग छोड़ेंगे इनको। तब जब उर्वा ने जब ये बात सुनी और ऐसी खतरनाक गाली अपनी इतनी 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 खराब तरीके से जब उनको उनको मतलब एज ए लीडर उनको जो धक्का पहुंचा, उसके बाद से फिर क्योंकि वो उनको एक मेडिसिन चाहिए थी। ठीक है, एक डोज ऑफ मेडिसिन चाहिए थी अपने इस जो घमंड की जो है ना, उसकी दवा चाहिए थी। फिर उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं कौन है? तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये अबू बकर है। फिर उर्वा कहते हैं कि अगर तुमने अगर मेरे साथ एक फेवर नहीं किया होता है ना, तो मैं भी तुम्हें एक जवाब दे देता। इसी के बाद से फिर होता क्या है कि वहां पर मुगीरा इब्न शुअबा जो है वो भी एकदम खड़े रहते हैं, एकदम एज ए पूरा आयरन मास्क लगा कर। जो जो उर्वा थे, शायद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, उर्वा इब्न मसऊद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इन्होंने जो है जहाँ बार बार इनकी इनकी आदत थी, जा रहे थे अपना हाथ लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को छू रहे थे, और हर बार जब वो कर रहे थे तो मुगीरा जो है रदियल्लाहु अन्हु अपनी तलवार से उनके हाथ पे वो कर रहे थे। उसके बाद से फिर जो है उन्होंने कहा मुगीरा रदियल्लाहु अन्हु से कि हाथ हटा लो इससे पहले कि मैं इसको काट दूं। तब जो है और रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अरे तुम क्या वैलक, यानी कैसे तुम हो, कितने कितने तुम क्रूड और कोर्स हो। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ये तो तुम्हारा भांजा है, भतीजा है, इज नेफ्यू। तो फिर वो कहते हैं तुम मतलब जैसे तुम तो धोखेबाज, तुम ऐसे ट्रेटर, तुम ही कल ही जो है, इट वाज ओनली यस्टरडे दैट आई वॉच्ड योर ट्रेचरी। ठीक है, कोई बात हुई होगी उस जमाने में, तो उसी बारे में वो याद दिलाने लगे। उसके बाद से जो असल बात होती है उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु, उर्वा जो है, अभी यहाँ उर्वा ही बोलेंगे, अभी हमें एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। वो वापस जो है जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर कुरैश के पास,
और कुरैश के पास जाके जब बात कहते हैं, तारीखी कलमा कहते हैं कि मैं किसरा को देखा, मैं मिल चुका हूँ सीज़र, ये सब कौन है? ये सब राजा हैं, महाराजा, रोम, पर्शियन और ये सब के जो निगस हैं। लेकिन कहा कि मैंने ऐसा कोई राजा कभी नहीं देखा जिसकी इज्जत और इकराम ऐसा होता है जैसे कि सहाबा इकराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इकराम करते हैं। यानी कि उसके बाद से फिर उन्होंने जो है और कुरैश ने सोचा कि चलो ठीक है, अब हम सुहैल इब्न अमर को भेजते हैं। तो सुहैल जब आए, तो सुहैल को देखते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब जो मैटर है, अब रिज़ॉल्व हो जाएगा। आखिर क्यों देख के ऐसा कहा? पता है क्यों कहा? क्योंकि जो सहल होता है ना, सहल का मतलब होता है ईज़ी। सहल से ही डिराइव्ड है, उसका छोटा फॉर्म। जैसे होता है कि अगर आप जैसे जैसे किताब है, किताब का छोटा फॉर्म कुतय्यिब होता है, यानी पैम्फलेट को कुतय्यिब कहते हैं, ठीक है? इसी तरह से जैसे उमर है, उमर नाम है ना, तो इसका जो छोटा फॉर्म उमैर हो जाएगा, ठीक? इसी तरह से सहल है, सहल यानी ईज़ी, इसका छोटा फॉर्म सुहैल हो जाएगा, ठीक है? यही चीज़ है। तो उसके बाद से ये हुदैबिया की जो प्लेज है वो साइन हुई, जैसे कि हम सीरत की किताब में इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो वहाँ लिखा हुआ है कि इससे ये जो है प्रॉफिट का डेमोंस्ट्रेशन था वो कि किस तरीके से लोगों की मतलब पर्सनैलिटी के हिसाब से आप बातचीत करते थे। इसके बाद से फिर जो है लिखा हुआ है कि जैसे कि यहाँ पर राइटर लिख रहे हैं कि अगर आप एक सैड स्टोरी किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाएँगे, सुनाएँगे, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है? लोगों के अपने-अपने मिज़ाज होते हैं कैसे समझने के। जैसे कि शेख बताते हैं कि एक बार वो खुतबा दे रहे थे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से जो अबू लुलू था वो आया और उसने 3 बार चाकू घोंपा, एक चाकू उनके सीने पे, दूसरा उनके स्टमक में, फिर उसके बाद से इतना तेज़ उसने चाकू वो किया कि पूरा का पूरा मतलब उसने काट दिया, पूरा अंदर से जो आँत थी वो काट दी, ठीक है? अच्छा, अब ये सुनने वाला इंसान अगर उसके दिल में जैसे मतलब जानवर किस्म का इंसान होगा तो उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो लेकिन एक इंसान जिसका दिल नर्म होगा वो फ़ौरन ऐसे करने लगेगा, अरे यार इतनी ज़बर वो किया। तो वही कहते थे कि मैंने जब देखा जब ये जो राइटर हैं, जब ये खुतबा दे रहे थे, उन्होंने कहा मैंने जब देखा लोगों को का रिएक्शन, उसमें से कुछ लोग थे जो रो रहे थे, कुछ लोग थे जिन्होंने जो है मतलब कुछ लोग बहुत शौक तरीके से देख रहे थे, कोई आँख बंद किए हुए थे और कुछ लोग ऐसे थे कि जैसे कि वो कोई बेड टाइम स्टोरी सुन रहे हैं, उनका कोई मसला ही नहीं था। इसी तरह से कहा कि जब भी आप इस तरह के कोई भी किस्सा सुनाते, जैसे हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो हुआ, तो ये सब जो है लोगों की पर्सनैलिटी पता चल जाती है किस तरीके की है, कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज़ों को। तो ये होता है कि इंसान जैसे कहा जाता है ना कि वॉयलेंस की चीज़ें आप ज़्यादा देखते हैं, आप मार-धाड़ दिन भर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, कत्लेआम देख रहे हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं रह जाती है। आप देखते हैं, कहानी सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, आपके सामने भी कुछ रहता है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इंसान को इन सब चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। उसके बाद से फिर जो है अ, एक और भी स्टोरी बता कि एक एक आदमी था, वो एक शॉपकीपर के बारे में बता रहा था, ठीक है? उसने बताया कि जो शॉपकीपर था, वो बहुत बड़ा था, एक गधे की तरह। तो फिर उसने बोला कि वो खालिद की तरह दिखता था। तो तो कैसे मतलब उसका बताने का अंदाज़ था। कि अपने ही बगल में एक शख्स, पहले तो बोला उसने कि ये शॉपकीपर बहुत बड़ा था, एक गधे की तरह था। ये बोलने की क्या ज़रूरत थी? फिर बोला कि वो खालिद की तरह दिखता रहता, अपनी तरफ अपने बगल के इंसान को इशारा करते हुए कहा वो खालिद की तरह दिखता रहता। अब जो है उसको जो है अब अपने दोस्त को गधा बना दिया। तो ये था कि इंसान का बताने का अंदाज़ बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मैटर करता है। तो लिखा हुआ था कि क्या इंसान जो है अपनी पर्सनैलिटी को बदल सकता है जिससे वो बात कर रहा है? बिल्कुल। इसका जवाब, आप एक तरह की पर्सनैलिटी नहीं रख सकते हैं। आप जिससे जैसे बात कर रहे हैं, आपका पर्सनैलिटी चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कि मिसाल तौर पे आप जैसे कि अभी लोग नए-नए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हुए हैं या आपके घर में या आपके दोस्त लोग में, अब आप उनको ज़बरदस्ती खूब डाँटेंगे, नहीं ऐसा करो, वैसा करो, वो करो, तो क्या होगा कि वो चिढ़ जाएँगे और आपसे और फिर वो दीन से ही दूर हो जाएँगे। तो ये मतलब आप वजह बनेंगे उनके दीन के मतलब उनको दीन से दूर करने की वजह आप बन जाएँगे। इसलिए अगर आप उनसे एक शुरुआती वक़्त में मोहब्बत के साथ डील करेंगे, फिर वो जब धीरे-धीरे उसमें हो जाएँगे, फिर जब सख्ती अपनाएँगे, तो वो अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ कि जैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं, उनकी बहुत सख्त पर्सनैलिटी थी। लेकिन एक शख्स जो था, वो क्या हुआ कि वो उसने अपने अपनी अपनी वाइफ़ के साथ कोई झगड़ा-वगड़ा हुआ, उसके बाद से फिर वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया इसलिए एडवाइस लेने के लिए कि कैसे अपनी बीवी के साथ वो डील करे। लेकिन जैसे ही वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के गेट पे आता है और अभी नॉक कर ही जाता है, तभी वो सुनता है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी खुद उनको उनके ऊपर चिल्ला रही हैं और उमर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एकदम चुप हैं। ना ही वो पलट के जवाब दे रहे थे, ना ही उसको उनको कुछ कह रहे थे। मतलब इंसान सोचे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे शख्स आज के ज़माने में अगर औरत लोग या हमारे घर में भी एक चूँ भी कर देगी तो इंसान झापड़-झापड़ मारने लगेगा। और वहाँ पर देखा जाए तो उसकी वजह भी बताई कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी वजह बताई। देखिए वजह बताई, पहली चीज़ ये है कि इंसान समझे कि जो वुमेन होती है बहुत इमोशनल होती हैं। वो इमोशनल में अगर चीज़ें कही जाती हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो दिल में भी वही रखती हों, ठीक है? इस चीज़ को वो समझते थे
और फिर जो है जो इंसान था वो वापस लौट के जाने लगा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला कि आहट है कुछ दरवाजे पे, तो जाते हैं उस शख्स के पास और पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, मैं तो आपके पास आया था अपनी वाइफ की कंप्लेन लेके, नहीं मैंने देखा कि आपकी वाइफ आपको खुद आप पे चिल्ला रही है। तब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये मेरी शी इज़ माय वाइफ, वो मेरी बीवी है, वो मेरे साथ सोती है, मेरा खाना बनाती है, मेरे कपड़े धोती है, क्या मैं उसके साथ पेशेंट ना रहूँ? क्या मैं उसके साथ सब्र के साथ ना रहूँ? कितना बड़ा लेसन हम सबके लिए है, जिनकी शादी हो गई, जिनकी शादी होने वाली है। ये देखें, औरत जो है बहुत कहा गया ना कि टेढ़ी रीढ़ की हड्डी से वो पैदा हुई है, तो आप सीधा करेंगे उसको तो क्या हो जाए, टूट जाएगी। इसीलिए सब्र और बर्दाश्त करने की बहुत ज़रूरत है। उस वक़्त फ़ौरन रिएक्ट ना करें, बाद में थोड़ा ठंडे होकर रिएक्ट कर दें, तो इंशाल्लाह मैटर मतलब तलाक तक या झगड़े लड़ाई तक नहीं पहुंचेगा। ये बहुत बड़ा लेसन है इस छोटे से इंसिडेंट में। इंशाल्लाह यहाँ से काशिफ अपना कंटिन्यू करें। हम अपने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करते हैं। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन रही। मुदस्सिर भाई स्क्रीन शेयर कर दो। मुदस्सिर पेज नंबर से है 138। से। मेरी आवाज क्लियर है ना? एकदम क्लियर। ठीक है। क्लियर है ना? तो हाँ ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो बेसिकली अभी जो पीछे जो स्टोरी, जो लेसन गया हुआ है यहाँ का, उसका कंटिन्यूएशन है कि क्या इस तरीके की सिचुएशन में कुछ लोगों के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता तो इंसान को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये कर सकता है इंसान कि जब ऐसा कुछ हो तो उसको रहना चाहिए खामोश। ठीक है, हो सकता है कि किसी इंसान को क्या कहते हैं, पर्सन में कंप्लेन टू मी, या तुमसे कंप्लेन कोई कर दे अपने अब्बा के गुस्से के बारे में, अपनी बीवी के मिजलेंस के बारे में, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, ये वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे लोग के लिए सिचुएशन है, सॉल्यूशन ये है कि उस वक्त पे खामोश रहो, रिएक्ट मत करो, एंड ट्राई टू फोकस ऑन देयर वर्च्यूज। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि किसी के अंदर सिर्फ खराबी ही हो। ठीक है, तो हीट ऑफ द मोमेंट में आप किसी की किसी गलती के ऊपर रिएक्ट कर दें, एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं कि चीजें खराब हो जाएंगी। अगर उस मोमेंट पे आप ये याद करें कि चलो इसके अंदर ये चीज खराब है बट कुछ चीजें अच्छी भी हैं, तो चीजें आपके लिए क्या कहते हैं ना कि बेहतर बनेंगी और रिश्ता मजबूत होगा। तो किसी इंसान की पर्सनैलिटी को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उस हिसाब से फिर उससे डील करना चाहिए। अब ये पेज नंबर जो है 139 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है मुआवियाज हेयर। यहाँ पे बेसिकली जो स्टोरी है वो ये है कि एक बार एक टीचर जो थे वो सेकेंडरी स्कूल में क्लास के अंदर इंटर करते हैं, बच्चों को गुड इवनिंग वगैरह करते हैं, ये वो बातचीत थोड़ा सा ग्रीट होते हैं। उसके बाद जो है वो बच्चों से बोलते हैं कि अपनी किताब कॉपी वगैरह सब साइड में रख दो, और एक पेपर निकालो और पेन निकालो, रेडी हो जाओ। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्यों, वाई? तो कहता है कि तुम लोग का एक सरप्राइज एग्जाम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं और कोई भी ये सुन करके खुश नहीं होता कि उसको सरप्राइज एग्जाम देना है। तो सिमिलर रिएक्शन भी उनको मिला। ठीक है, तो हर क्लास में हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ बच्चे जो रहते हैं वो शांत होते हैं, कुछ ट्रबल मेकर होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं। तो सब अपनी अपनी बात बोले, सर हम एग्जाम नहीं देना, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो क्या कहते हैं कि टीचर बोलते हैं कि तुम लोग के कहने के हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी, जो मैं बोलूंगा वो होगा, चुपचाप से बैठो, समझ में आ गया, और एग्जाम दो अपना, सरप्राइज टेस्ट। तो जो एक स्टूडेंट जो था उसमें से, वो बदतमीजी कर देता, कहता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तुम्हारे कहने से नहीं होगा, मेरा मन करेगा तो मैं दूंगा। तो टीचर कहता है कि तुम जो है चुपचाप से उठो और क्लास से निकल जाओ। फिर स्टूडेंट जो रिप्लाई करता है कि तो नहीं, तुम उठो और तुम निकल जाओ क्लास में से। दोनों के बीच में बहस हो जाती है। पेज नंबर 140। तो टीचर जो है उसको बुरा लग जाता है कि भाई इतने स्टूडेंट्स के बीच में उससे वो बेइज्जती कर दिया। तो टीचर कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई मैनर नहीं है, कोई एटिकेट नहीं है। और फिर होता क्या है कि टीचर उसके पास जाता है, फिर वैसी वैसा बात इतनी बढ़ जाती है कि बस समझ लो कि हो सकता है मार पिटाई हो गई हो। और नरेटर ने यहाँ पे, ऑथर ने ये लिखा है कि वो इस बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते व्हाट हैपेंड, बट हम लोग अक्ल लगा सकते हैं कि दोनों गुस्सा हो गए और दोनों ही हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा कर गए कि स्टूडेंट जो है क्या कहते हैं उसको, डिसिप्लिनरी कमीशन जो था स्कूल का, उसने वार्निंग दी। और टीचर जो था उसके अगेंस्ट खूब सारी गॉसिप होने लगी कि कभी भी वो हॉल में निकलता था तो क्या कहते हैं लोग उसको देख करके
गॉसिप करने लगते थे। अब जाहिर सी बात है कि बच्चे के साथ लड़ाई, क्योंकि बच्चा हाथ पर चला दिया होगा तो टीचर की इज्जत तो खत्म हो गई। तो इवेंचुअली टीचर को क्या है कि शर्म के मारे स्कूल छोड़ करके कहीं और जाना पड़ा। ये एक सीन था। दूसरा सीन था कि किसी और स्कूल में दूसरा टीचर भी सेम काम करता है। वो बोलता है कि तुम लोग का टेस्ट है, सरप्राइज बच्चे सेम रिएक्शन देते हैं कि सर हम लोग को टेस्ट नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं देना है। और एक स्टूडेंट जो रहता है उसमें कहता है सर एग्जाम नहीं दूंगा। तो टीचर गुस्सा करने के बजाय स्माइल करता कहता ठीक है, तुम एक अडल्ट हो, डू वट एवर यू विश, और कह के फिर अपना वो क्वेश्चन लिखना चालू कर देता बोर्ड पे। तो स्टूडेंट जो दोबारा से कहता है सर मैंने बोला ना कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, तो टीचर उससे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ एग्जाम में बैठने के लिए? तुम अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, देना है दो, नहीं देना है मत दो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। तो अब लड़का जो है उसको ये समझ में आएगा कि वो टीचर को गुस्सा नहीं दिला सकता। तो इवेंचुअली जो है अपना फंबल करते हुए बैठा चुपचाप से वो पेपर देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। हालांकि इस चीज को, ये जो बच्चे का जो रिएक्शन था उसको टीचर ने रिपोर्ट किया, फिर स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ने उसमें मिसबिहेवियर के लिए बच्चे से बात की। बट दैट इज द अदर थिंग। यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करने वाली बात है कि दो अलग अलग सिनेरियो में दो अलग तरीके से डील किया गया। एक था जहाँ पे खामोशी के साथ आराम से चीजों को क्या कहते हैं, स्मूथ मैनर में बिना गुस्सा बिना लड़ाई दिखाए हैंडल करने की कोशिश की गई। और एक तरफ जो दोनों लोग एक साथ गुस्सा दिखा रहे थे तो वहां पे बवाल हो गया। तो एक ये बात है। दूसरी स्टोरी है जब, हाँ फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऑथर बोले कि व्हेन आई रिफ्लेक्टेड अपॉन द स्टोरी आई रियलाइज्ड डिफरेंस पीपल एबिलिटी टू डील विद डाइवर्स सिचुएशन। तो इन लोगों का ना रिएक्शन जो है अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीके का होता है। जरूरी नहीं है कि किसी सिचुएशन पे तुम जो है रिएक्ट करो तो जरूरी हम भी उस पे वैसे ही रिएक्ट करें। जैसे कि अभी ऊपर उसामा जो बोला ये बात की, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो वाकया था शहादत का, वो किसी को बता रहे, किसी के लिए वो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई जो है वो इतना डर गया, इतना सोचेगा, ऐसे लगेगा कि उसके सामने वो चीज दोबारा से हो रही है। तो डाइवर्स सिचुएशन पे इंसान डाइवर्स तरीके से एक्ट करता है। और स्टबर्नस अगर इंसान दिखाएगा, जैसे अब मान लो कहे कि दो ढीठ लोग अगर आपस में एक दूसरे में बहस करेंगे, फिर वो पटाखा और बम होने ही वाला है। ठीक है। तो हाँ, अब उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये एग्जांपल दे कि वंस रिलेशनशिप अदर शुड बी लाइक द हेयर स्ट्रैंड ऑफ मुआविया। ठीक है। तो हजरत मुआविया के बारे में लिखा है कि वंस आस्क्ड हाउ डिड यू मैनेज टू बी अ, मतलब 20 साल तक आप कैसे गवर्नर और 20 साल तक आप खलीफा कैसे थे? तो बोले कि मैं अपने और अपने लोगों के बीच में एक बाल क्या कहते हैं हेयर स्टैंड रखता था, और मैं भी उस आई वुड होल्ड इट फ्रॉम, एक तरफ से मैं पकड़ा था एक तरफ से ऊपर था, ये मेटाफोरिकल सेंस में बात हो रही है। अगर वो उसको खींचने की कोशिश करते उनसे, तो आई वुड लूज इट फ्रॉम माइन सो दैट देयर हैंड वुड नॉट ब्रेक, एंड इफ दे लूजन इट फ्रॉम देयर आई वुड पुल इट फ्रॉम माइन। ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई एक बल प्रदर्शन करता या गुस्सा दिखाता तो दूसरी पार्टी जो है शांत होकर उसकी बात सुनती, टैकल नहीं करती उसको। क्योंकि अगर टैकल करोगे तो क्या कहते हैं कि वही फायर वर्क्स वाली बात हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो था हजरत मुआविया का वाइज एक डिसीजन था। तो इस पे हम लोग ये अग्री कर सकते हैं कि अगर लेट से दो पार्टनर हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं, अगर दोनों लोग स्टबन है, ढीठ हैं, तो वो खुश लाइफ नहीं जी सकते, वो हमेशा आर्ग्यू करेंगे। सिमिलरली अगर दो स्टबन लोग हैं तो वो कभी दोस्त नहीं बन सकते, लॉन्ग टर्म के लिए तो कतई नहीं बन पाएंगे, कहीं ना कहीं आकर के क्लैश होना ही होना है। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि ऑथर बता रहे हैं कि एक बार वो एक जेल के अंदर जो है वो लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर वगैरह देने के बाद जब उनका खत्म हुआ तो एक प्रिजनर उनके पास आया और उनसे कह रहा है कि आपका लेक्चर बहुत अच्छा था और कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह भी बहुत क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम क्या यहाँ पे क्यों आए हो? तो कह रहे हैं कि मैं इस जेल के अंदर कल्चरल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो उससे पूछता है कि, तो ये जो ऑथर है पूछते हैं कि इस जेल में जो हाँ, तो इस जेल में जो लोग हैं क्या वो लोग मतलब इस किस क्राइम की वजह से अंदर आए हैं? तो वो कहता है कि सिर्फ गुस्से की वजह शेख, कुछ लोगों ने यहाँ पे सिर्फ चंद रियाल के लिए, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ रियाल के लिए लड़ाई झगड़ा की, उसमें बात बढ़ी और इवेंचुअली क्या है कि मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि वो जेल पहुंच गया। ठीक है। तो फिर वो कहती कि उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आती है कि ताकतवर इंसान वो नहीं है जो अपने एडवर्सरी के ऊपर क्या कहते हैं अपना जोर आजमाइश कर ले, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से को काबू कर सके। ऐसी सिचुएशन है जहां पे उसको बहुत गुस्सा आ रहा है बट अपने आप को कंट्रोल कर ले, तो वो इंसान ताकतवर है। ठीक है। तो
क्या कहते हैं, द हीरो इज इन द वन हु स्ट्रॉन्ग बॉडी ओवरकम्स एनीवन ही रेसल्स विद, फॉर इफ इट इज yesterday there surely animals would have been nobler than men। कहने का मतलब ये कि ताकत अगर किसी के पास है और वो किसी ताकत में बार बार किसी को हरा देता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्ट्रांग हो गया। अगर ऐसा होता तो फिर जानवर जो है वो इंसान से ज्यादा वाइज और नोबल होते। अक्लमंद, इंटेलिजेंट और स्ट्रांग इंसान वो है जो डाइवर्स सिचुएशन को अलग अलग तरीके, मतलब स्किलफुली अलग अलग सिचुएशन को डील करे और हैंडल कर सके। जैसे कि एक इंसान को एग्जांपल ले लेते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ भी अच्छे से डील कर सकता है, चिल्ड्रन के साथ भी कर सकता है, मैनेजर के साथ भी कर सकता है, उसके कलीज के साथ भी डील कर सकता है, जैसे जिसकी पर्सनैलिटी और सिचुएशन है, बिना उनको लूज किए। ठीक। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दी हुई है कि एक इंसान, स्ट्रांग इंसान वो नहीं है जो गुस्से को कंट्रोल करे, वो ज्यादा स्ट्रांग इंसान है, जबकि एक इंसान स्ट्रांग वो नहीं है जो अपने आप को। अब यहाँ पे एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दी हुई है कि एक स्ट्रांग इंसान वो है जो गुस्से के टाइम में अपने गुस्से को कंट्रोल करे, ना कि एक वो इंसान जो बहुत ज्यादा जिसके पास मसल हो या वो पूरी बॉडी बनाए। अब यहाँ पे दी हुई है कि एक हदीस की जिसमें एक इंसान को उस टाइम जजमेंट नहीं करना चाहिए जबकि वो एंग्री हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऑर्डर दिया है, ये चीज़ के लिए ट्रेन किया है कि फॉरबेरेंस और पेशेंस साथ में होना चाहिए, साथ में दोनों चीज़ आती है। अब इसके मतलब ये है कि जब आपको मतलब गुस्सा आए तो पहली बार उसको सप्रेस करिए, इससे आपका 100% इमोशन ड्रेन हो जाएगा। लेकिन दूसरी बार आप करेंगे तो 90% और तीसरी बार करेंगे तो 80%, फिर उसके बाद फॉरबेरेंस आपका एक सेकंड नेचर की तरह हो जाएगा। फॉरबेरेंस मतलब जैसे सामने वाले को माफ़ कर देना और फॉरगिव कर देना, ये फॉरबेरेंस हो गया। और ये 2 क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी ये क्वालिटी, अल्लाह ताला को भी ये क्वालिटी पसंद है, फॉरबीरेंस एंड पेशेंस। उसके बाद यहाँ पे एक इंसिडेंट ये हुआ है कि राइटर एक बार जा रहे थे एक सिटी में लेक्चर देने के लिए, जद्दा से 300 किलोमीटर दूर। तो उनकी ऑडियंस में एक यंग मैन था जो कि बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता था। तो उसके साथ एक इंसिडेंट ये हुआ कि वो एक बार कार चला रहा था, कार से जा रहा था एंड उसके पीछे एक अनदर कार थी, और वो इंसान जो पीछे कार में था वो जल्दी में था, वो जितना जल्दी ओवरटेक करके भागना चाह रहा था। बट ये यंग मैन जो है उसको इशारा करके कहता है कि आराम से, स्लो डाउन। लेकिन जो पीछे वाला ड्राइवर है वो फ्यूरियसली अपना पेशेंस खो के इसको डेंजरस तरीके से ओवरटेक करके चला जाता है, लेकिन कोई भी उसमें हर्ट नहीं होता। लेकिन ये जो यंग मैन था ये बहुत जल्दी गुस्साने वाला इंसान था, और ये गुस्सा आ जाता है, और ये गुस्सा है कि अपना एक्सेलरेटर और तेजी से चाप के और तेजी से बढ़ा के उसको दोबारा ओवरटेक करता है और उसको गेस्चर करता है कि अपनी गाड़ी को रोको। और फिर वो गाड़ी रोकता है और फिर ये अपना हैंड्स कप जो है उसको रख के एक स्पाइनर उठाता है, एक पाना, जो अपनी कार में से, और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और जब वो बढ़ता है तब वो नोटिस करता है कि एक दूसरी कार से 3 मस्कुलर, काफ़ी खतरनाक बॉडी बिल्डर टाइप के 3 लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो ये चीज़ देख के वो थोड़ा डर जाता है एंड काफ़ी स्केयर हो जाता है और कहता है कि मैं बस आपसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ, एंड मैं ये बताना चाहता था कि ये टूल आपका स्पाइनर जो है पाना, ये आपकी गाड़ी से गिर गया है तो मुझे ये रिटर्न करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि गुस्सा प्लस गुस्सा फायरवर्क है। मतलब अगर कोई इंसान गुस्से वाला है तो उसको गुस्से से डील नहीं करना है, और अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा काम है तो उसको उस चीज़ से डील नहीं करना है। हमें इस तरीके से सामने वाले को डील करना है जिससे कि सिचुएशन कूल हो जाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि लोगों का दिल कैसे जीता जाए। अब यहाँ पे एक छोटी-सी मतलब स्टोरी की तरह ही आप कह सकते हैं कि जैसे अगर आपको मौका मिले कि एक फादर है और एक सन है, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है और बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया है, और आपको अगर मौका मिले कि आप इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हुई है और दोनों के बीच में सुलह करवाई है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले राइटर हमें ये बताते हैं कि हम यहाँ पे पहले तो उनके, अगर जो इस इंसान जिस टाइप का जो इंसान है उसको उस हिसाब से डील करेंगे। जैसे कि राइटर से पहले हम रिलीजियस तरीके से बोलेंगे कि जो फादर है उनसे पहले हम रिलीजियस तरीके से बोलेंगे कि हमें जो किनशिप के टाइज़ है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, वो तुम्हारा बेटा है एंड अल्लाह ताला हमें टाइज़ ऑफ किनशिप को बना के रखने का हुक्म देते हैं। ये बताएँगे, लेकिन अगर वो बंदा नहीं एक्सेप्ट करेगा, नहीं सुनेगा, तब हम उसको दूसरे तरीके से डील करेंगे। अगर फादर इस टाइप के पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है और उनको मतलब बहुत ज़्यादा दया आने लगती है, तो उनको हम इस तरह से डील करेंगे कि
बताएंगे अपने बेटे की सिचुएशन के बारे में, लाइक आपका बेटा जमीन में सो रहा है, बिना छत के है, उसके सर पे छत नहीं है, और जब भी आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो आपको अपने बेटे की याद नहीं आती। और जब वो छोटा था तब आपको उसके ऊपर इतना आपने उसका केयर किया, अब वो अकेले है तो क्या आप उसका ध्यान नहीं देंगे? इस तरीके की मतलब बात करके हम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे फादर को कि अपने बच्चे को वो वापस बुला लें। और उसके बाद फिर फादर उसको बुला भी लेंगे और कहेंगे कि अ, अब दोबारा से इस टाइप की सिचुएशन में मत पड़ना। और ये अगर बच्चा वापस आ जाएगा तो वो अपने फादर के सुपरविजन में रहेगा, और इस टाइम बाप जो है वो उसको देखेंगे कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। लेकिन अगर यही बाप ध्यान ना दें, उसको वैसे ही छोड़ दें, और वो बच्चा अगर कुछ ऐसा काम कर देता है लड़का, तो अ, उसका जो खामियाजा है, जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, वो फादर को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो है फादर उसके। और इसी तरीके के सेम चीज़ों को हम अपने सन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें सन से बात करना हो, बेटे से बात करना हो, जिसको पैसा पसंद हो, वेल्थ पसंद हो, तो उसको हम किस तरह से डील करेंगे? तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि तुम्हें फादर की ज़रूरत नहीं, कल को अगर तुम्हें शादी करना होगा, तो तुम्हारे जो दहेज है वो कौन देगा? अगर तुम्हारी गाड़ी टूट जाती है, तो वो कौन बनाता है? अगर तुम बीमार पड़ते हो, तो तुम्हारी मेडिकल फीस कौन पे करता है? और इस तरीके की बात कह के हम जो सन है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। और उसको ये बोल सकते हैं कि तुम्हें अभी जो तुम कर रहे हो इसकी वजह से तुम्हारा लॉस हो रहा है, तुम्हारे जो भाई-बहन हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है, उनको गिफ्ट मिल रहा है। और बस खाली तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाना है अपने फादर के फ़ोरहेड पे किस करके उनसे माफ़ी माँगना है, बस इतना करना है। तो इससे बच्चा जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और सेम यही ट्रिक लगा के हम लोग हस्बैंड वाइफ को भी एक कर सकते हैं, अगर उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो। और यही सेम टेक्नीक का इस्तेमाल करके हम लोग बॉस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक छुट्टी लेने के लिए। जैसे अगर बॉस एक ऐसा बॉस है जिसको फ़र्क नहीं पड़ता किसी इमोशनल चीज़ से या किसी सोशल फैक्टर से, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस काम से मतलब है। तो हम लोग बॉस को अगर ये बोलेंगे कि "हे बॉस, आई नीड अ ब्रेक फॉर 3 डेज़ इन ऑर्डर टू गेन स्ट्रेंथ।" तो हमें अपने आप को स्ट्रेंथ चाहिए, और हमें थोड़ा-सा अपने आप को बेटर फिट रहना है, बेटर मेंटली ड्रेन जो हो गए हैं उस चीज़ को हील करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है, जिसकी वजह से मैं और बेटर तरीके से काम कर पाऊँ आपका। तो जो बॉस हैं वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को मान लेंगे इन कंपैरिज़न टू अगर हम ये बोलें उनसे कि मुझे बस ऐसी छुट्टी चाहिए, मुझे कहीं घूमने जाना है। तो सामने वाला जिस टाइप का इंसान है, जैसी उसकी पर्सनैलिटी है, जैसा उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको उस हिसाब से डील करेंगे तो सक्सेस रेट अपनी बात मनवाने का बहुत ही ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे बेसिकली यही बात बताई गई है नटशेल में। तो यही सेम चीज़ ट्राई करके हम लोग किसी भी तरीके की सिचुएशन को अपने फ़ेवर में कर सकते हैं। चाहे फादर चाइल्ड की हो, चाहे हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे एम्प्लॉयी बॉस की हो, चाहे टीचर स्टूडेंट की हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। लेकिन इसके लिए जो चीज़ आना चाहिए वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला इंसान कैसा है, और वो अ, उसका नेचर किस टाइप का है, उसको किस चीज़ से मतलब है। ये चीज़ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर ये चीज़ हम करेंगे, तो फिर बहुत ही कम टाइम के अंदर ज़्यादातर लोग आपसे यही कहने लगेंगे कि इस पर्सन को देखो, ये अपनी बात बड़ी जल्दी किसी से भी मनवा लेता है और बहुत जल्दी कन्विंस हो जाता है। और यहाँ पे राइटर यही बता रहे हैं कि एवरी मैन हैज़ की टू हिज़ हार्ट एंड नोइंग हिज़ पर्सनैलिटी एसेट इन आइडेंटिफाइंग द राइट की टू ओपन इट। मतलब यही चीज़ जो मैंने भी आपको बताया कि किस इंसान किस टाइप का है, उसको हम किस तरीके से डील करें, क्या उसको पसंद है, उसको किस चीज़ से मतलब है, उससे हम लोग अपनी बात ईज़िली मनवा सकते हैं। तो मेरा यहीं तक था, अब आगे यहाँ से मुदस्सिर भाई कंटिन्यू करेंगे। एंड जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। हाँ, क्लियर आवाज़ क्लियर। तो ये 25 चैप्टर है, टेकिंग वन साइकोलॉजिकल कंडीशन इनटू कंसीडरेशन। तो उसमें वही बताया गया है कि लोग का मूड होता है और सर्कमस्टेंसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं। कभी वो मतलब सैड होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी तबीयत हेल्दी होते हैं, कभी तबीयत उनकी सही नहीं होती है। वैसे थोड़ा आवाज़ में लगा दूर से आ रही है। हेलो, तो भी शायद अब ऐसे आ सही रही है? हाँ, हेलो, अब सही है। अब सही है? अब सही है।
अब से आवाज आ रही है बट तुम थोड़ा तेज बोलो, बहुत धीरे बोल रहे हो। ठीक नहीं दूर होगा माइक। नहीं दूर भी था, वो माइक थोड़ा दूर था माइक। अब सही माइक दूर है, वही हम भी कह रहे हैं। फिर जो लोग होते हैं उनका जो मूड होता है, सर्कमस्टेंसेस होते हैं सर, वो फ्लक्चुएट हमेशा करते रहते हैं सैडनेस और हैप्पीनेस के बीच में। कभी हेल्थ है और इलनेस, कभी इन्फ्लुएंस है पॉवर्टी, और कभी स्टेबल रहते हैं कभी अनस्टेबल रहते हैं। तो उसी के हिसाब से वो अपना रिएक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई आदमी सही है, स्टेबल है, रिलैक्स्ड है, खुश है, तो आप उसके साथ जोक करेंगे तो वो उसको जोक समझ भी आएगा और उस जोक से वो ऑफेंड भी नहीं होगा। और वहीं पे अगर कोई इंसान है जो अनस्टेबल है, जो किसी चीज़ को लेके परेशान है, ठीक है, और उससे फिर आप वही सेम जोक करेंगे ना, तो वो उसको हो सकता है कि वो जोक उसको ऑफेंड कर दे और वो मतलब लगे आपके ऊपर गुस्सा हो जाए कि ऐसा कैसे बोल दिया ये वो। तो हमको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि लोग की जब आप लोग से बात करें तो उनका मूड कैसा है, ठीक है, उस वक्त उनका इमोशंस कैसा है। उसमें ऑथर ने बताया है कि इमेजिन, आपको बताया कि एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए एक औरत है, ठीक है, जो अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स ले चुकी है और उसके मदर फादर भी पास मतलब इंतकाल कर गए हैं, और वो अपना जितना सामान है वो सब लेके अपने भाई और उसकी बीवी के पास जा रही है, ठीक है, मिडिल ऑफ, और मतलब जब सब काम कर रही है उसी के बीच में उनके पड़ोसी एक आए। तो उस जो औरत है उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि मैंने कल आपको देखा था, आप कहीं जा रहे थे आप। तो अगर उसकी पड़ोसी ऐसा बोले कि हाँ मैंने अपने मेरे हस्बैंड ने मुझको डिनर पे लेके गया, उसके बाद हम लोग गए शॉपिंग करने, और उसके बाद उन्होंने मुझको ड्रेस दिलवाया क्योंकि जो मैं अपनी बहन सिस्टर की वेडिंग में पहनूंगी। फिर उसके बाद हम लोग ज्वेलरी शॉप में गए वो ड्रेस से मैचिंग नेकलेस लेने के लिए। उसके बाद फिर हम घर आए तो उसके बाद देखा कि जो बच्चे थे वो बोर हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, उनको प्रॉमिस किया कि वीकेंड में तुम कहीं लेके जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जब वो जो औरत थी जिसका डिवोर्स हुआ है वो जब ये सुनेगी ना तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। क्योंकि उसकी अभी ज़िंदगी एकदम ख़राब टाइप से चल रही है क्योंकि उसका डिवोर्स हो गया, उसके माँ बाप नहीं है, मतलब एक तरह से हैप्पीनेस है ही नहीं उसकी ज़िंदगी में अभी। और उसके बाद आप हर चीज़ उसके साथ अपने हस्बैंड की हर बात कर रहे हैं तो उसको वो चीज़ बहुत ख़राब लगेगी, और उसको जो फेल्ड मैरिज था उसके बारे में उसको याद आएगा, ठीक है। और उससे इससे क्या होगा, इससे ये नहीं होगा कि दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, नहीं अरे तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अच्छा, नहीं, इससे ना चाहते हुए भी एक अंदर से हसद पैदा हो जाएगी, जलन पैदा हो जाएगी, ये कैसी है, वही है। उसके बाद और पर तो ऐसे चीज़ में क्या बोलना चाहिए जो अगर कोई नेवर है, तो ये कि झूठ बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, जो बात है उसको छोटा रखे, बताए कि हाँ ऐसी बात है बस, उसके बाद टॉपिक चेंज कर दे कि उसको भी प्रॉब्लम ना, उसको तकलीफ ना हो। फिर एक और उन्होंने एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कि जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, एक बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ और दूसरा फेल हो गया कुछ सब्जेक्ट्स में, और जो अच्छे मार्क्स से पास हुआ है अब वो जा रहा है दूसरे यूनिवर्सिटी में। अब वो अगर ये करे कि आके अपने दोस्त को बता रहे मैं तो इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, यहाँ बहुत अच्छा है, तो उससे क्या होगा कि वो परेशान खुद हो जाएगा, वैसे ही बेचारा फेल होकर परेशान है और परेशान हो जाएगा कि यार इसका तो हो गया है और इतना एंजॉय कर रहा है, तो खुद को कहीं ना कहीं वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, वो खुद को ब्लेम करेगा। पर अब जैसे अगर कोई अच्छा दोस्त होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उसको बताएगा कि नहीं यार बहुत ज़्यादा लोगों ने दिया था और बहुत लोगों का हुआ भी नहीं है उसमें। तो इससे ये चीज़ होगी ना कि जब वो बताएगा कि एक उसको एक लाइट, मतलब एक होता है ना कि वे ऑफ लाइट दिखाएगा कि यार देखो उम्मीद ना, हाँ सॉरी वे ऑफ लाइट, उम्मीद दिलाएगा क्या ना, उम्मीद मत हो, कोई बात नहीं, तो ऐसा थोड़ी है किसी तुम्हारा ही नहीं हुआ है, बहुत लोग का नहीं हुआ है, बहुत लोगों ने दिया था किसी का नहीं, बहुत फ्यू लोग का हुआ है। तो उससे एक तरह से उसको अच्छा लगेगा कि उसका दोस्त के बारे में सोच रहा है। तो वही उसके बाद वही दिया गया है, वही बता शेख ने एक और बताया एग्जांपल कि जैसे दो अगर यंग मैन है वो मिल लें, और एक का जो फादर है वो मतलब वेल्थी है,
ठीक है, उसका वेल्थ है, जनरस है, और दूसरा जो दूसरे का जो फादर है, दूसरे दोस्त का, वो उतना वेल्दी नहीं है और उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। तो अगर पहला वाला फादर जो है वो घूम घूम के सब अपने दोस्त को मतलब बताते रहे, मेरे फादर ने मुझको ये दिलाया, मेरे साथ इतने अच्छे से रहा, ये किया वो किया, तो उसको अपने मतलब एक होता है ना कि कहीं ना कहीं आ ही जाएगा दिमाग में, यार इसके फादर इसके लिए इतना कर रहे हैं और मेरे फादर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो दिमाग में आ ही जाता है। तो इसीलिए ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है। तो इसीलिए जब भी आप ऐसा देखिए कि किसी सामने वाले के पास किसी चीज़ की कमी है ना, और आपके पास वो चीज़ है, तो आप उस चीज़ के बारे में बात ना करें, तो आपके लिए भी अच्छा है और उसके लिए भी अच्छा, क्योंकि उसको बुरा नहीं लगेगा उस चीज़ को लेके। For this reason, Muhammad sallallahu alaihi wasallam emphasized this people's psychological condition as simple condition. He said, "Do not stare at a leper." मतलब बोला उन्होंने कि जो लीपर होते हैं, जो सिर लंबा लंबा के चलते हैं, वो जब तुम्हारे बगल से गुजरे, मतलब उनको ऐसे घूरो मत उनको, क्योंकि उनको फिर बुरा लगेगा कि मेरे अंदर कुछ ऐब है, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मुझको घूर रहा है। फिर वही बताया गया कि एक ओकेजन था, मक्का, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का उनका, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो फादर थे उस वक्त तो मुसलमान नहीं हुए थे, अबू कुहाफा, और वो ब्लाइंड भी थे, ब्लाइंड थे, ओल्ड थे। तो अपनी ग्रैंड डॉटर से उन्होंने बोला कि ऐसा है, मुझको माउंट अबू क़यास में लेके चलो तो मैं देख सकूं कि सच क्या है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि सब अफवाह लोग फैला दिए। तो उनकी ग्रैंड डॉटर उनको लेके गई वहाँ पे, तो बोले उन्होंने कि तुम क्या देखती हो? तो उन्होंने बोला कि मैं देख रही हूँ कि ब्लैकनेस अप्रोच कर रहा है मेरी तरफ। तो बोले अच्छा, वो हॉर्सेस हैं? तो उसने कहा कि और मैं देखती हूँ कि एक मैन है जो आगे पीछे बार बार हो रहा है, उस मतलब जो ब्लैकनेस के आगे पीछे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ही इज द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग द हॉर्सेस। और फिर उन्होंने बोला उनकी ग्रैंड डॉटर ने कि जो ब्लैकनेस है वो स्प्रेड हो रही है। तो उन्होंने बोला कि भाई अल्लाह, दिस हॉर्स मीन दैट द हॉर्सेस हैव नियरली अप्रोच्ड मक्का, कि मतलब जो घोड़े वो बहुत पास आ गए हैं, ऐसा करो तुम मुझको घर वापस लेके चलो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो अपने घर के अंदर रहेगा वो बच जाएगा, वो सेफ रहेगा, ठीक है। तो जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी वो उनको लेके निकली, उतरी माउंटेन पे से और लेके जाने लगी, पर घर वो पहुंचे नहीं थे और पहले ही मुसलमान की जो आर्मी थी वो अंदर आ गए थे, हॉर्समैन। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने अब्बू के पास गए और उनको ग्रीट किया। उसके बाद उनका हाथ लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे, उनके पास लेके गए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनको कि बहुत बूढ़े से हैं, जिनका मतलब देख भी नहीं सकते और मौत के बहुत करीब है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि अब ऐसे तुमने ये क्यों नहीं किया कि अपने बाप को, अपने जो बूढ़े बाप हैं उनको घर क्यों नहीं छोड़ दिया, तो मैं आके खुद देख लेता, खुद मिल लेता। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोला कि जान रहे थे कि लड़ाई जंग हो रही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर है मुस्लिम आर्मी के। तो उन्होंने बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि वो खुद आप उनसे मिलने जाएं। तो उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठाए अबू कुहाफा को अपने सामने और बहुत प्यार से अपना हाथ उनके चेस्ट पे रखा एंड बोला कि इस्लाम को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अबू कुहाफा का मतलब उन्होंने फिर उनका चेहरा एकदम चमक गया और उन्होंने बोला कि उन्होंने मतलब इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया कि आई टेस्टिफाई दैट देयर इज नो वन वर्दी ऑफ वर्शिप बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज हिज सर्वेंट एंड मैसेंजर। तो वही अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उसके बाद बहुत खुश हुए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका चेहरा देखा तो उन्होंने फिर उनको बोला कि इनका हेयर डाई करो पर ब्लैक मत करना। तो यही है कि कैसे डील करना है लोग के साथ और अलग अलग
उसके बाद एक और था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का हो गया, उसके बाद अंदर जब जाना था तो लोग को बैनर दे रहे थे सबको, ठीक है। तो साद बिन उबैदा को भी बैनर दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बोला कि जाओ। तो साद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उन्होंने मतलब थोड़ा गुस्से में आ गए और उन्होंने वो बोलने लगे कि उनको सब कुछ याद आ गया कि उन्होंने क्या क्या किया है हम लोग के साथ, कैसे मुसलमानों को टॉर्चर किया, कैसे मारा। तो उन्होंने ये बोला कि टुडे इज द डे ऑफ स्लॉटर, टुडे इज योर इनविलिटीज विल बी अटैक्ड। तो वहाँ पे कुरैश की एक औरत थी, उसने ये सुना तो बहुत डर गई। तो गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनको बोला कि साद ऐसा ऐसा बोल रहा है, ठीक है, तो उनको रोक लीजिए प्लीज़ कि ज़्यादा खून और लोग का ना बहे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी बात सुनी तो उसके बाद वो थोड़ा उनके बाद उन्होंने साद रज़ियल्लाहु अन्हु से बैनर ले लिया और वो उस टुकड़ी के जो टुकड़ी होती है बटालियन उसके वो लीडर थे, पर बैनर लेके उनके बेटे को दे दिया और उसके बाद वो लोग अंदर चले गए मक्का के अंदर। तो यहाँ तक मेरा हो गया है। उसामा भाई मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा। और इंशाल्लाह अदीब का बचा वो आगे हो जाएगा, फिर हम इसको वीडियो पोस्ट कर देंगे। फिर ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरा बेसिकली आज 153 to 157 कवर करना है। तो यहाँ 153 पे जो मुदस्सिर ने कवर किए थे कि वुमेन ने कंप्लेंट किया था प्रॉफिट मोहम्मद से साद के पोइट्री के बारे में। उनसे बोला था कि साद से बोलिए कि दूसरों को ना बहाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पोइट्री वर्ड को सुना तो उसके बाद वो वहाँ से चले गए और फिर पीटी अफसोस फील करने लगे। और प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उस लेडीज़ को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे और साथ पे गुस्सा भी नहीं करना चाहते थे। आफ्टर हैविंग ऑनर्ड देम, ऑनर्ड करने के बाद उस पर गुस्सा करना भी नहीं चाहते थे। फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने साथ से कहा कि वो जो बैनर है अपने बेटे कैस बिन साद को दे दो। तो साथ के साथ चल रहे थे एज द इंटर मक्का। फिर जो वुमेन थी वो कुरैश की तरफ से जो वुमेन थी वो हैप्पी फील की और जब उन्होंने देखा कि साद के पास वो बैनर अब नहीं है, साद भी जो थे गुस्सा नहीं हुए एंड रिमेन द लीडर ऑफ द बटालियन। फिर आता है कि ट्राई नॉट टू लूज एनीवन, ट्राई टू सक्सेसफुली विन ओवर एवरीवन। किसी को मतलब किसी का दिल मत हारिए, सब कोशिश करिए कि सबका दिल आप जीत सकें, इवन इफ़ देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन देम, ठीक है। फिर वी डील विथ हर्ट नॉट बॉडीज, ठीक है। फिर आता है पेज नंबर 154 पे बी कंसर्न अबाउट अदर्स, मतलब दूसरे के लिए फिक्रमंद बनिए। फिर इसमें बता रहे हैं कि पीपल जो होते हैं वैल्यूबल बनना चाहते हैं, दूसरों के दिल जीतने के लिए, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए खुद की तरफ कई मैनर करते हैं, कुछ स्टोरीज बता के उनका दिल जीतते हैं, कुछ काम करके उनका दिल जीतते हैं। फिर उसी में एक स्टोरी आती है, इसमें बताते हैं ऐसे कि इमेजिन करिए कि एक बाप अपने घर में आ रहा है और उसके 4 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है अकेले बैठ के 11 साल का है, वो टीवी देख रहा है। दूसरा जो है खाना खा रहा है, तीसरा खेल रहा है, चौथा जो है पढ़ाई कर रहा है। फिर जो बाप थे वो ज़ोर से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो एक जो टेलीविज़न देख रहा था, जो खिलौना साथ खेला, जो खाना खा रहा था, वो तो अपने काम के साथ बिजी थे, लेकिन जो फोर्थ वन था जो पढ़ाई कर रहा था, उसने अपनी बुक को बंद किया और बाप की तरफ दौड़ के गया, उनको वेलकम किया, किस हिज हैंड और फिर अपनी पढ़ाई के लिए वापस आ गया। फिर उससे पूछें कि इसमें से विच ऑफ द 4 चिल्ड्रन, इन चारों में से कौन सबसे ज़्यादा बिलव्ड होगा फादर के लिए। जाहिर सी बात है चौथा होगा। ये चौथा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बस इसलिए क्योंकि ही शोड हिज फादर दैट ही वैल्यूड, वो अपने फादर को दिखा रहा है कि उनकी वैल्यू करता है, इसलिए वो अपने फादर के लिए ज़्यादा बिलव्ड हो जाएगा। हेंस द मोर वन केयर फॉर अदर्स द ग्रेटर दे लव एंड रिस्पेक्ट विल बी फॉर हिम, ठीक है। द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम वुड कंसिडर दिस फैक्टर इन पीपल। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद भी ऐसा ही काम करते थे पीपल में, वो ही वुड मेक एवरीवन फील दैट देयर प्रॉब्लम वाज इन फैक्ट हिज ओन प्रॉब्लम। सबको वो फील करता है कि जो उनकी प्रॉब्लम खुद की उनकी प्रॉब्लम है,
एंड दैट देयर वरी वाज इंडीड हिज ओन, और जो उनके वरी हैं वो मेरे भी वरी हो गए। वंस व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम पुलपिट में अपने मरबरे पे खड़े होकर पीपल को बात बता रहे थे, तो एक मैन जो है मस्जिद में आता है। तो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को देखा, पूछा कि ओ प्रॉफिट मोहम्मद, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आप लोग का रिलीजन कौन सा है? मैं थोड़ा ही बहुत आपके रिलीजन के बारे में जानता हूँ। दैन प्रॉफिट मोहम्मद टर्न टू, उनकी तरफ नोटिस किया तो उन्होंने देखा ही वॉज बिटवीन हु माइट हैव नो एबल टू वेट, जो सब्र नहीं कर सकता था उनके सरमन का, उनके खुतबे का ख़त्म होने का, सरमन का ख़त्म होने का। तो प्रॉफिट मोहम्मद को ये भी डर था कि कहीं वो मॉस्किटो छोड़ के चला जाए फिर दोबारा वापस ना आए। तो द इशू वॉज ऑटमोस्ट, फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको ये भी डर था उनको कि वो मस्जिद छोड़ कहीं चले जाना फिर वापस ना आए। तो उन्होंने क्या किया, अपने खुतबे सरमन को स्टॉप किया और फिर एक कुर्सी उसके बुला, उस कुर्सी बैठे उसके सामने, और फिर उसके बारे में उनको अपने रिलीजन के बारे में एक्सप्लेन किया जब तक कि वो समझ ना सका। फिर अपने जो समझा दी उसके बाद फिर वो अपने पुलपिट मदबरे पे गए और वहाँ पे सरमन अपना स्टार्ट किया। फिर लिखा हाउ ग्रेट ही वॉज, ही हाउ प्रिजर्विंग ही वॉज, सिंस ही ऑल्सो कल्टिवेटेड अ कंपनी इन स्कूल दे शो ठीक है। एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है कि हाउ तलहा डील्ट विद काब, मे अल्लाह पीस विद हिम। आता है कि काब बिन मलिक जो थे वो, मे अल्लाह प्लीज विद हिम, एक ओल्ड मैन थे, बूढ़े हो गए थे, बोन्स उनकी कमज़ोर हो गई थी, अंधे भी हो गए थे। एज ही relates to us the memories of his youth when he left behind expected last। हाँ, तो इसमें जो एक्सपीडिशन ऑफ ताबुक था, एक्सपीडिशन मतलब होता है लॉन्ग जर्नी फॉर स्पेशल पर्पज़, और जो ताबुक बैटल ऑफ ताबुक था वो 630 सी में हुआ था। इसको एक्सपीडिशन ऑफ उसरा भी कहते हैं। ये जो था लास्ट बैटल था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पीस बी अपॉन हिम। इसमें 30,000, फिर यहाँ पे द प्रॉफिट कॉल द पीपल सेट ऑफ प्रिपेयर, फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीपल को बुलाते हैं, फिर एक्सपीडिशन के लिए लॉन्ग जर्नी के लिए प्रिपेयर होते हैं। उन्होंने 30,000 पीपल कलेक्ट किए थे। वो जो सीज़न था वो शेड वॉज पीजेंट एंड फ्रूट्स आर वह डिपेंड हियर द डिजर्ट हेड वॉज सर्व, गर्मी बहुत थी, जो फ्रूट थे वो फ्रूट ख़राब हो चुके थे। द जर्नी वॉज लॉन्ग एज द एनिमी, जो लॉन्ग जर्नी थी लॉन्ग थी, और जो एनिमी थे वो माइटी एंड हॉटी भी थे, मगरूर। द मुस्लिम वर ग्रेट इन नंबर, जो मुस्लिम थे वो ज़्यादा थे नंबर में। फिर काब सेड, जो आई वॉज द वेल्दियस्ट, मैं वेल्दियस्ट हूँ। आई हैड नेवर बीन एट द टाइम आई हैड मैनेज टू टू राइड एंड आई हैव फाउंड माई सेल्फ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेट आई हैव एवर बीन। उस टाइम आई क्लाइम टुवर्ड्स द शेड एंड द स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट एंड फिर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, फिर चले गए। फिर मैंने अपने से कहा कि आई विल गो टू द मार्केट प्लेस बाय समथिंग इन प्रिपरेशन ऑफ फॉर द एक्सपीडिशन एंड ज्वाइन हिम लेटर। जो काब थे वो रुक गए, वो नहीं गए। उन्होंने ये कहा आई वॉज द वेल्दियस्ट आई हैड नेवर एवर बीन एट द टाइम, मैं कभी पहुंच सकता हूँ। फिर जो थे वो रुक गए, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो लोग चले गए। फिर जो काब ने कहा कि मैं कल जाऊँ मार्केट प्लेस से कुछ ख़रीद के फिर एक्सपीडिशन की कुछ तैयारी करके फिर उन लोग को ज्वाइन कर लूँगा, जो आर्मी जा रही थी। फिर वो मार्केट गए नेक्स्ट डे, लेकिन कुछ वजह से वो फिर वापस आ गए, नहीं गए जा पाए। फिर अगले दिन उन्होंने फिर कहा कि फिर आके उन्होंने कहा इंशाअल्लाह कि मैं कल फिर जाऊंगा, मार्केट जाऊंगा, कुछ सामान करके उनको ज्वाइन कर लूँगा। ऐसे करते करते वो डिले करते रह गए। फिर दिस केप्ट हैपनिंग अंटिल डेज एंड आई वाज लेफ्ट बिहाइंड। फिर वो बहुत पीछे छूट गए, मैं अल्लाह प्लीज विद हिम। आई देन बिगन स्ट्रॉलिंग द मार्केट प्लेस एंड वॉकिंग अराउंड द सिटी। फिर मैं वो मार्केट प्लेस में सिटी में घूमने लगा, वो खाली फाइंड करने के लिए, ड्राउनिंग इन हाइपोक्रेसी और दोज हुम अल्लाह हैड एक्सक्यूज फॉर मार्चिंग फॉर। फिर काब ने वॉज लेफ्ट बिहाइंड इन मदीना, वो मदीना में छूट गए। एज फॉर फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम जब वहाँ पहुँच गए ताबुक में, तो वो सब कंप्लेन का फेस देखने लगे और कहने लगे ही वॉज मिसिंग अ राइचस पर्सन फ्रॉम अमंग्स दोज हु हैड विटनेस द प्लेज ऑफ अकैबा। जो अकैबा का प्लेज लिया था उसको वो ढूंढ रहे थे। उन्होंने फिर पूछा कि काब बिन मलिक कहाँ है? तो एक मैन ने कहा वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ही हैज़ बीन प्रिवेंटेड बाय हिज टू बुडोस एंड हिज लुक एट हिज ओन फ्लैग्स एंड प्राइड। तो दिस मुहाद बिन जबल रिप्लाइड हाउ इविल इज़ वॉट यू हैव सेड। फिर मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने कहा आई हैव नॉट नो एक्सेप्ट गुड फॉर हिम, मैं उसके अच्छाई के अलावा कुछ नहीं जानता था। फिर प्रॉफिट मोहम्मद जो थे साइलेंट हो गए।
फिर काब कंटिन्यूड ने कहा व्हेन द प्रॉफिट, जब वो बैटल क्या कहते हैं ख़त्म हो गई और जब सब लोग मदीना वापस आ रहे थे, फिर आई बिगन टू थिंक दैट हाउ डू आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम हिज डिस्प्लेजर, कि मैं अपने उनके डिस्प्लेजर से अपने आप को कैसे बचा सकूँ, नाराज़गी से जो प्रॉफिट मोहम्मद उनसे नाराज़ थे उनसे वो कैसे बचा सकूँ। आई वुड सीक एडवाइस फ्रॉम हूएवर हैड टू ऑफर मी एडवाइस फ्रॉम माई फैमिली, सबसे मैं एडवाइस लेने लगा। फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद जैसे मदीना पहुँचे, आई रियलाइज दैट आई वुड नॉट बी सेव्ड एक्सेप्ट बाई बीइंग हॉनेस्ट। फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद थे मदीना पहुँचे और फिर डायरेक्ट वो मस्जिद में इंटर किए, 2 रकात नमाज़ पढ़े, फिर लोगों के साथ बैठे रहे। देयर कम टू हिम दोज लैग बिहाइंड, फिर उनके पास वो लोग आए जो बैटल में नहीं जा पाए थे, छूट गए थे। मेकिंग एक्सक्यूज़ फॉर देयर एक्शन, अपने बारे में बता रहे थे कि मैं क्यों नहीं जा पाया, एक्सक्यूज़ बता रहे थे। देवर 80 लोग थे। तो फिर मैसेंजर ऑफ अल्लाह पीस बी अपॉन हिम ने उनका एक्सक्यूज़ एट फेस वैल्यू एक्सेप्टेड, उनके एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट किया एंड उनको माफ़ कर दिया, एंड लिविंग देयर इन मोस्ट सीक्रेट टू अल्लाह। तो मेरा यहीं तक था, इंशाअल्लाह आगे का नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट किया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।